आज हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में और कुछ फॉर्म ऑफ एनर्जीज के बारे में और फ्री एनर्जी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम जीरोथ लॉ और फर्स्ट लॉ को डिस्कस करेंगे और कुछ फॉर्म ऑफ एनर्जीज को पढ़ेंगे और फ्री एनर्जी को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये जीरोथ लॉ होता क्या है। तो चलिए देखते हैं। दिस लॉ एक्सप्रेस द थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ द सिस्टम, यानी कि जो जीरोथ लॉ होता है ना, वो थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन जो होती है सिस्टम की, उसको एक्सप्रेस करता है। अब देखते हैं जीरोथ लॉ क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू जीरोथ लॉ, एनी टू सिस्टम आर एग्जिस्ट इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ एनी थर्ड सिस्टम, देन बोथ सिस्टम आर ऑल्सो एग्जिस्ट इन थर्मल इक्विलिब्रियम। जीरोथ लॉ ये कहता है कि अगर कोई दो सिस्टम है वो किसी तीसरे के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर है, मान लेते हैं कि ए जो है वो सी के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी जो है वो सी के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ये जीरोथ लॉ ये कहता है कि ए और बी जो है वो आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर होंगे। तो जीरोथ लॉ बहुत सिंपल है। जीरोथ लॉ ये कहता है कि अगर कोई दो सिस्टम है वो किसी तीसरे के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो वो आपस में भी क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ये जीरोथ लॉ कहता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने बेसिक 12th लेवल में भी पढ़ा होता है, फिर बीएससी में भी पढ़ा होता है और एमएससी में भी हमको पता रखना होता है कि फर्स्ट लॉ क्या होता है, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट और फंडामेंटल लॉ है। तो देखते हैं ये क्या कहता है। इट इज द कंजर्वेशन लॉ also known as या also called फ्लॉट टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट। मतलब कि फर्स्ट लॉ जो है वो एनर्जी कंजर्वेशन से रिलेटेड लॉ है और ये कहता है कि जो टोटल एनर्जी होती है वो यूनिवर्स की वो कांस्टेंट होती है। तो इसका एक स्टेटमेंट भी बहुत फेमस है जिसको हम बोलते हैं कि एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ओनली कन्वर्ट इनटू अनदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। यानी कि एनर्जी जो होती है ना तो उसको क्रिएट कर सकते हैं ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, खाली एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है हमारे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। देखो, जो हमारे पास में इंटरनल एनर्जी है उसको अगर हम हीट देते हैं तो हमारे पास में E1 प्लस क्यू होता है, और जब हीट देने के बाद में कोई वर्क होगा तो वर्क होने के बाद में E1 प्लस Q प्लस W हो जाएगा, जो कि इक्वल होता है Q2 के। तो हमने मान लिया कि सॉरी Q2 बोल दिया, E2 के बराबर होता है। E2 इज इक्वल टू E1 प्लस Q प्लस डब्ल्यू। अब ये E1 को उधर लेके जाएंगे तो E2 माइनस E1 हो जाएगा, जो कि E डेल्टा E के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, विच इज इक्वल टू Q प्लस डब्ल्यू। यहाँ पे हमारे पास में ये क्या है, हमारे पास में मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है किसका, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, जहाँ पे डेल्टा E जो है वो इंटरनल एनर्जी चेंज है, Q जो है वो हीट है और W जो है हमारे पास में वर्क डन होता है। सो गाइज, अब हम जानते हैं कि वर्क डन क्या होता है, वर्क क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखा और जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखा। अब हम देखते हैं कि वर्क क्या होता है। वर्क इज द पाथ फंक्शन एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। वर्क इज द ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। यानी वर्क जो होता है ना वो बेसिकली कैसी होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, यानी कि मैटर की क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती, और पाथ फंक्शन होता है, यानी कि ये पाथ पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड नहीं करता, जो पाथ फॉलो हुआ है उस पर डिपेंड करता है। और इसको हम ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी बोल सकते हैं। जो वर्क डन होता है उसका एक डेरिवेशन होता है जिसके थ्रू हमारे पास में एक एक्सप्रेशन निकल के आता है, जो कि होता है W इज इक्वल टू PdV। ठीक है, तो ये अपन को याद रखना है। ठीक है, दो तरीके के वर्क होते हैं, एक होता है एक्सपेंशन वर्क और एक होता है कंप्रेशन वर्क। एक्सपेंशन वर्क के अंदर क्या होता है, जो इंटरनल प्रेशर होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है एक्सटर्नल प्रेशर से, यानी जो अंदर वाला प्रेशर है वो बाहर वाले प्रेशर से जब ज्यादा होगा तो उसे हम एक्सपेंशन वर्क बोलेंगे। और जब हमारे पास में इंटरनल प्रेशर से एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा है, यानी बाहर से जो हम फोर्स लगा रहे हैं, बाहर से जो हम प्रेशर लगा रहे हैं वो ज्यादा है, तब हमारे पास में वो जो वर्क होगा, जो हमारे पास में वर्क होगा वो एक्सपेंशन, वो कैसा वर्क होगा, कंप्रेशन वर्क होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा है। तो हमारे पास जब एक्सपेंशन वर्क होता है तो W जो है हमारे पास में उसका फॉर्मूले में नेगेटिव साइन का यूज होता है, यानी कि W इज इक्वल टू माइनस PdV होता है। और जब हमारे पास में कंप्रेशन वर्क होता है तो हमारे पास पॉजिटिव वर्क होता है, यानी W इज इक्वल टू PdV होता है, यानी पॉजिटिव साइन लेते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सी चीज लिखी हुई है कि नेगेटिव साइन यूज फॉर द एक्सपेंशन वर्क डन बाय द सिस्टम, और जो यहाँ पे पॉजिटिव साइन है वो कंप्रेशन वर्क डन बाय द सिस्टम के लिए यूज हुआ है। ये बहुत ही सिंपल सी बात यहाँ पे लिखी हुई है। और फिर क्या लिखा है, जैसे कि
ये हमारे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक्सप्रेशन है। तो जब हम एक्सपेंशन वर्क होता है तो उसके लिए क्या होता है, क्योंकि जब हमने एक्सपेंशन की बात की तो हमने बोला W इज इक्वल टू माइनस पीडीवी, तो यहाँ पे W की जगह माइनस पीडीवी हो जाएगा, तो Q की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, Q इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस पीडीवी हो जाएगा। और कंप्रेशन के अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव में वैल्यू आएगी W की तो प्लस पीडीवी, तो यहाँ पे Q की वैल्यू आएगी Q इज इक्वल टू डेल्टा E माइनस पीडीवी। सो चलिए गाइस, अब हम बात करते हैं हीट के बारे में। हमने वर्क के बारे में समझा, अब हम जानते हैं कि हीट क्या होती है। तो देखते हैं, इट इज मे बी अ पाथ फंक्शन और मे बी अ स्टेट फंक्शन, इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, हीट इज द रैंडम फॉर्म ऑफ एनर्जी। देखो, हमने वर्क के बारे में बोला था कि वो भी हमारे पास में एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, पाथ फंक्शन होता है। हीट भी उसी तरीके से क्या होता है, पाथ फंक्शन होता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये पाथ फंक्शन भी हो सकता है और कभी कभी ये स्टेट फंक्शन भी होता है। ये रैंडम फॉर्म ऑफ एनर्जी है। हमने वर्क को बोला था कि ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, लेकिन जो हीट है उसको हम क्या बोल रहे हैं कि रैंडम फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, क्योंकि ये पाथ फंक्शन भी है और कभी कभी ये स्टेट फंक्शन भी होता है और ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि वर्क भी हमारे पास में एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि मैटर की क्वांटिटी पे डिपेंड करती है और इसको हमने क्या बोला, रैंडम फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब देखते हैं हम कि जो हमारे पास में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो एक्सप्रेशन था वो था डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W। अब अगर हम क्या करते हैं कि एट कांस्टेंट जब वॉल्यूम लेते हैं, यानी वॉल्यूम को कांस्टेंट करते हैं, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, डेल्टा V इज इक्वल टू, हमारे पास में मतलब वॉल्यूम हमने कांस्टेंट करा तो dV इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो हमारे पास में W भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि जो हमारे पास में एट कांस्टेंट वॉल्यूम हमारे पास में क्या होगा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम हमारे हीट जो है वो किसके इक्वल हो जाएंगी, इंटरनल एनर्जी के इक्वल हो जाएगी। इसलिए मैंने कहा कि जो हीट है वो क्या होती है, स्टेट फंक्शन भी होती है, पाथ फंक्शन भी होती है। क्यों, क्योंकि हमारे पास में जो इंटरनल एनर्जी है वो कैसी है, स्टेट फंक्शन होती है। और जब इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है और वो इक्वल है हीट के, तो वो क्या हो जाएगी, स्टेट फंक्शन हो जाएगी, हीट भी क्या हो जाएगी, स्टेट फंक्शन हो जाएगी एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर। अब हम बात करते हैं कि एट कांस्टेंट प्रेशर पर क्या होगा। जब हमारे पास में प्रेशर कांस्टेंट होता है, जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो हमारे पास में एक्सप्रेशन आता है डेल्टा E इज इक्वल टू QP प्लस पीडीवी। तो हमारे पास में जब प्रेशर कांस्टेंट है तो एट द एंड हमारे पास में जो हीट है वो एंथैल्पी के इक्वल आती है। किसके इक्वल आती है, एंथैल्पी के इक्वल आती है। और एंथैल्पी हमारे पास में कैसा है, स्टेट फंक्शन होता है। जब हमारे पास में एट कांस्टेंट वॉल्यूम और एट कांस्टेंट प्रेशर होता है तब हमारे पास में हीट जो होती है वो स्टेट फंक्शन की तरह बिहेव करती है, क्योंकि वो इंटरनल एनर्जी और किसके, एंथैल्पी के इक्वल हो जाती है। ठीक है, तो जब हीट एब्जॉर्ब होती है तो सिस्टम की वो पॉजिटिव साइन का यूज करते हैं और हीट जब एमिट होती है यानी जब बाहर निकलती है हम नेगेटिव साइन का यूज करते हैं, याद रखना है। अब हम बात करते हैं हीट कैपेसिटी के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि स्मॉल आंसर टाइप क्वेश्चंस के अंदर पूछा जा सकता है एमएससी लेवल के एग्जाम के अंदर कि हीट कैपेसिटी क्या होती है। तो देखते हैं, हीट रिक्वायर्ड टू राइज 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड देयर हीट कैपेसिटी। यानी कि किसी भी सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को राइज करने के लिए, बढ़ाने के लिए जितनी हमारे पास में क्या रिक्वायर्ड होती है, हीट रिक्वायर्ड होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी। एक बार वापस रिपीट करता हूं कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर किसी सब्सटेंस का बढ़ाने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होती है उसको हम क्या कहते हैं, हीट कैपेसिटी कहते हैं। ठीक है, तो हीट कैपेसिटी का जो फॉर्मूला होता है, हीट कैपेसिटी को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है Q2 माइनस Q1 अपॉन T2 माइनस T1, जो कि हमारे पास में निकल के आता है C इज इक्वल टू DQ अपॉन DT, जिसकी यूनिट होती है कैलोरी डिग्री इनवर्स। अब हम बात करते हैं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है। हमने बात की कि किसी भी सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होती है उसको हीट कैपेसिटी कहते हैं। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, जब हम किसी सब्सटेंस को मेंशन कर देते हैं 1 ग्राम के अंदर, 2 ग्राम के अंदर, अनदर के अंदर, तब हम उसके लिए स्पेसिफिक यूज करते हैं, क्योंकि हमने मेंशन कर दिया कि सब्सटेंस हमारा 1 ग्राम है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगी, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर 1 ग्राम सब्सटेंस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यानी कि जब किसी सब्सटेंस के 1 ग्राम सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होती है उसको हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, जो हमारी हीट कैपेसिटी थी उसको हम वेट ऑफ सब्सटेंस से डिवाइड कर देंगे। यानी कि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी वो क्या होगी, CS से रिप्रेजेंट करेंगे, Q2 माइनस Q1 डिवाइड बाय T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन W
जो कि ग्राम में है, यानी कि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाय ग्राम्स में W आ जाएगा। यहाँ पे W क्या है, वेट ऑफ सब्सटेंस है, क्या है, वेट ऑफ सब्सटेंस, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कैलोरी डिग्री इनवर्स ग्राम इनवर्स हो जाएगी। और जो हमारे पास में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि ये मैटर की क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ लिया था पहली क्लास के अंदर कि जब दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का जो रेशियो होता है वो इंटेंसिव होता है, क्योंकि हीट कैपेसिटी हमारे पास में क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मैटर की क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, और जो हमारे पास में वेट ऑफ सब्सटेंस है वो भी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। इस वजह से हमारे पास में जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो कैसी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, जो कि मैटर की क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है। सो गाइस अभी बात करते हैं कि हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता है। हीट कैपेसिटी जब कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होती है, हमको पता है कि हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है dq अपॉन dt, और अपन को ये भी पता होना चाहिए कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो हीट होती है वो बराबर होती है किसके, इंटरनल एनर्जी के। यानी कि जब एट कांस्टेंट वॉल्यूम हमारी हीट किसके इक्वल होती है, इंटरनल एनर्जी के। तो यहाँ पे सिंपल सा cv इज इक्वल टू de अपॉन dt हो जाएगा, क्योंकि एट कांस्टेंट वॉल्यूम हमारा जो हीट होती है वो किसके इक्वल होती है, इंटरनल एनर्जी के। अब हम बात करते हैं कि एट कांस्टेंट प्रेशर जो हीट कैपेसिटी क्या होगी, तो सिंपल सी बात है कि जब एट कांस्टेंट प्रेशर होता है तो हमारे पास में जो हीट होती है वो एंथैल्पी के बराबर होती है। यहाँ पे सिंपल सा लिखा हुआ है Cp इज इक्वल टू dq अपॉन dt एट कांस्टेंट प्रेशर, और यहाँ पे dq इज इक्वल टू dh, यानी कि एंथैल्पी के बराबर होता है कब, जब हमारे पास में प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला आ जाएगा Cp का, Cp इज इक्वल टू dh अपॉन dt एट कांस्टेंट प्रेशर। और अपन को ये पता रखना है कि जो हमारे पास में क्या होती है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर होता है वो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम से ज्यादा होता है। और एक रिलेशन याद रखना है Cp और Cv के बीच में, जो कि होता है Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। ये क्या है, रिलेशन बिटवीन Cp वर्सेस Cv। Cp और Cv के बीच में रिलेशन क्या होता है, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। अब हम बात करते हैं इंटरनल एनर्जी के बारे में। इंटरनल एनर्जी क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं। इट इज ए स्टेट फंक्शन, ये स्टेट फंक्शन होता है। इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड डायरेक्टली, ओनली इंटरनल एनर्जी चेंज कैन बी डिटरमाइन। यानी कि जो इंटरनल एनर्जी होती है वो स्टेट फंक्शन होती है, यानी कि इनिशियल और फाइनल स्टेट पे हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं, पाथ पे डिपेंड नहीं करती है। दूसरी चीज है कि इसको हम डायरेक्टली डिटरमाइन नहीं कर सकते, इंटरनल एनर्जी को हम डायरेक्टली डिटरमाइन नहीं कर सकते, हम इसका चेंज डिटरमाइन कर सकते हैं, इसके चेंज को निकाल सकते हैं, लेकिन इसको डायरेक्टली डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। तो गाइस जैसा कि मैंने कहा कि जो इंटरनल एनर्जी होती है वो क्या होती है, स्टेट फंक्शन होती है, और इसको डायरेक्टली डिटरमाइन नहीं कर सकते, इसका चेंज को डिटरमाइन करते हैं। अब जानते हैं कि और इसके बारे में क्या बातें हैं। इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, यानी कि ये मैटर की क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। और इंटरनल एनर्जी बेसिकली होती क्या है, द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। आपको कोई भी पूछे कि इंटरनल एनर्जी क्या है, तो हम बोलेंगे जो सिस्टम की टोटल एनर्जी होती है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। और इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन होती है और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, यानी कि मैटर की क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती। इसको हम इस तरीके से लिखेंगे कि E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि जो सिस्टम की टोटल एनर्जी है वही क्या है, इंटरनल एनर्जी। अब हम बात करते हैं एंथैल्पी के बारे में कि एंथैल्पी क्या होता है। देखो जितनी भी हम एनर्जीज पढ़ते हैं, जितनी भी हम बातें पढ़ते हैं, जैसे कि इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, जो हमारी फ्री एनर्जी, ये सारी की सारी क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जीज है। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं एंथैल्पी के बारे में। एंथैल्पी क्या होती है, it is a state function cannot be determined, only एंथैल्पी चेंज कैन बी डिटरमाइन। जैसा कि मैंने इंटरनल एनर्जी के अंदर बोला था वैसी ही बात है इसमें भी सेम है कि ये भी स्टेट फंक्शन होता है और इसको भी हम डायरेक्टली डिटरमाइन नहीं कर सकते, एंथैल्पी का खाली चेंज डिटरमाइन कर सकते हैं। अपन को ये पता होना चाहिए कि जो इंटरनल एनर्जी होती है उसको हम या तो ई से रिप्रेजेंट करते हैं और किसी किसी बुक में यू से भी रिप्रेजेंट किया हुआ होता है, और जो एंथैल्पी होती है ना उसको हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एंथैल्पी इज द टोटल स्टोर्ड एनर्जी ऑफ द सिस्टम। देखो मैंने इंटरनल एनर्जी में बोला कि टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी, लेकिन टोटल स्टोर एनर्जी जो होती है, टोटल स्टोर एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका एक्सप्रेशन याद रखना, H इज इक्वल टू E प्लस पीवी, यानी कि जो इंटरनल एनर्जी और प्रेशर वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वही हमारे पास में क्या है, एंथैल्पी है। तो यहाँ पे यही बात लिखी गई है कि एंथैल्पी इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट। ठीक है, जो प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट है और जो इंटरनल एनर्जी का जो सम है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, एंथैल्पी बोल रहे हैं। फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एट कांस्टेंट प्रेशर, जब हमारे पास में प्रेशर कांस्टेंट होता है तो जो हीट होती है सिस्टम की, मैंने पहले ही बोल दिया था कि एट कांस्टेंट प्रेशर जो हमारी हीट होती है वो किसके इक्वल होती है, एंथैल्पी के इक्वल। और एट कांस्टेंट
कांस्टेंट वॉल्यूम हमारे पास में जो हीट होती है वो इंटरनल एनर्जी के इक्वल होती है। तो सिंपल सी बात है कि जब हमारे पास में प्रेशर कांस्टेंट होता है तो हीट जो होती है सिस्टम की वो इक्वल होती है एंथैल्पी के। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे ये वही बात लिखी गई है। तो यहाँ पे जब हमारे पास में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो हमारे पास क्या चीज होती है, क्या एक्सप्रेशन आता है एंथैल्पी का, तो वो आता है DH इज इक्वल टू DE प्लस VDP आता है। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम को कांस्टेंट करेंगे तो हमारे पास में वॉल्यूम कांस्टेंट फिर डीपी आ जाएगा। अब हम बात करते हैं फ्री एनर्जी के बारे में। सो चलिए गाइज, अब हम बात करते हैं फ्री एनर्जी के बारे में कि फ्री एनर्जी बेसिकली क्या होती है उसको जान लेते हैं। द अवेलेबल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज नोन एज फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी क्या होती है, आपको कोई भी पूछे तो आपको सिंपल सा बताना है कि जो सिस्टम के पास में जो अवेलेबल एनर्जी होती है, जितनी भी एनर्जी अवेलेबल होती है उसको ही क्या बोलते हैं, फ्री एनर्जी बोलते हैं। देयर आर टू टाइप्स, यानी जो फ्री एनर्जी होती है वो बेसिकली कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक होती है हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी और एक होती है हमारे पास में गिब्स फ्री एनर्जी। एक होती है हमारे पास में हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी और एक होती है हमारे पास में गिब्स फ्री एनर्जी। सबसे पहले जानते हैं कि हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी क्या होती है, उसको जानते हैं। इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम वर्क फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैक्सिमम वर्क फंक्शन बोलते हैं। अब देख लेते हैं कि हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी की डेफिनेशन क्या है। अवेलेबल फ्री एनर्जी विच कैन बी यूज इज नोन एज हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। देखो, ऐसी एनर्जी या ऐसी फ्री एनर्जी या ऐसी अवेलेबल एनर्जी जिसको हम यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इट इज एन स्टेट फंक्शन एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। यानी कि इसको हम एट ए स्टेट डिटरमाइन कर सकते हैं, इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिटरमाइन कर सकते हैं। पाथ पे डिपेंड नहीं करती। कौन, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी भी क्या नहीं करती, पाथ पे डिपेंड नहीं करती, स्टेट फंक्शन होती है। और ये भी कैसी होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, यानी मैटर की क्वांटिटी पर डिपेंड करती है। ठीक है, उसके बाद में हम इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं किसका, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी का, जो कि होता है ए इज इक्वल टू ई माइनस टीएस। क्या होता है, ए इज इक्वल टू ई माइनस टीएस। अब हम जानते हैं कि गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है। ये क्वेश्चन हमको एग्जाम में देखने को मिल सकता है 2 नंबर में कि डिफाइन गिब्स फ्री एनर्जी। तो गिब्स फ्री एनर्जी को हम डेल्टा जी या जी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे हम वेस्ट फ्री एनर्जी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेस्ट फ्री एनर्जी भी बोलते हैं। अब देखते हैं क्या होती है। द अवेलेबल फ्री एनर्जी विच कैन नॉट बी यूज इज नोन एज गिब्स फ्री एनर्जी। देखो, हमने हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी के अंदर बोला था कि ऐसी अवेलेबल एनर्जी जिसको हम यूज करते हैं तो उसको हम हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी बोलते हैं। और ऐसी फ्री एनर्जी जिसको हम यूज नहीं करते, कैन नॉट यूज, जिसको हम यूज नहीं करते, इसीलिए इसको मैंने बोला वेस्ट फ्री एनर्जी। वेस्ट मतलब वेस्ट वही होता है जिसको हम यूज नहीं करते हैं। तो ऐसी अवेलेबल फ्री एनर्जी जिसको हम यूज नहीं करते हैं उसको हम गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं। और गिब्स फ्री एनर्जी भी स्टेट फंक्शन होता है, यानी एट ए स्टेट उनको डिटरमाइन किया जाता है। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, यानी मैटर की क्वांटिटी पर डिपेंड करती है। अब इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, जो कि होता है G इज इक्वल टू H माइनस टीएस। ये क्या होता है, गिब्स फ्री एनर्जी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम बेसिक फॉर्म ऑफ एनर्जीज को पढ़ा, फ्री एनर्जीज को पढ़ा और जो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसके अंदर हमने जीरोथ लॉ और फर्स्ट लॉ को कवर किया। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच।